हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को देना चाहता हूं बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप लोगों ने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब आप लोग अपनी सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हो। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका ये आगे का सफर बहुत ही सफलतापूर्वक निकले और आप लोग बहुत ही जल्दी अपना इंटरमीडिएट पास करें, बहुत जल्दी अपना सीए फाइनल पास करें, जैसे कि आप लोगों ने अपना फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी आज की बात को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे पर मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बातें करूंगा, पेपर के बारे में भी बात करूंगा और मैं आप लोगों के साथ में अपना पहला चैप्टर जो है वो भी स्टार्ट करूंगा। मैं आज आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें करने वाला हूं इस एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, कितने घंटे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें इस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आप दे दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीए रवि सौंखिया और मैं पिछले 22 ईयर्स से सीए इंटर और सीए फाइनल को अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में मेरे लिए कई सारे क्या बोलते हैं बेंचमार्क जो हैं वो मेरे लिए रहे हैं, मतलब माइलस्टोन्स जिसे मैं कहूँगा वो मेरे लिए रहे हैं। जैसे कि करीब 8 बार मेरे स्टूडेंट अकाउंट्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर चुके हैं। करीब 8 स्टूडेंट 90s में स्कोर करने वाले बच्चों की अगर मैं लिस्ट बनाता तो शायद वो लिस्ट 700 या 800 बच्चों के आसपास होती। मतलब ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे होते ही हैं जो 90s में स्कोर करते हैं। जैसे 99 स्कोर करने वाले मेरे स्टूडेंट्स की संख्या करीब करीब होनी चाहिए 40s में कुछ होनी चाहिए। 98 स्कोर करने वाले स्टूडेंट वही 40s एंड 50s में हैं। तो ऐसे बहुत 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 सारे बच्चे रहे हैं और हर अटेम्प्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो 90s में स्कोर करते हैं इस सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत आसान है और अगर इस सब्जेक्ट को बिल्कुल लॉजिकली प्रिपेयर किया जाए, बिल्कुल सिस्टमैटिकली प्रिपेयर किया जाए, तो इस सब्जेक्ट में 90s में मार्क्स लाना तो ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 लाना भी बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल आसानी से 100 आउट ऑफ 100 जो है वो स्कोर किए जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर तो हमें टारगेट 100 ऑन 100 पे ही करना है। यस, आपको टारगेट 100 ऑन 100 पे ही करना है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप लोगों को जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मेरी क्लास को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। जो नोट्स मैं लिखवाता हूं उन्हें बहुत ध्यान से, बहुत प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर में नोट करें। ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली बात भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। और जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप लोग जो क्लास के अंदर आपने पढ़ा है वो सारी चीजें, सारी नोट्स आप रिवाइज करो और जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल बिना सॉल्यूशन देखे अपने दिमाग से, अपने तरीके से, अपने लॉजिक से उन सवालों को दोबारा से सॉल्व करें। मतलब मैंने जो क्लास में आपको नोट्स लिखवाए उन्हें याद करना है, रिवाइज करना है और उसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए उन सवालों को आपको दोबारा से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये आप लोगों का मेन काम रहेगा। इसमें एक और चीज, अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, मतलब क्लास में करवाने के अलावा अगर मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है तो वो होमवर्क वाला क्वेश्चन तो आपको 100% मतलब बहुत 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 ज्यादा जरूरी तरीके से आपको वो सवाल तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि बेटा जो सवाल मैंने क्लास में करवाया वो सवाल दोबारा करने से आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि अगर यही सवाल आप लोगों के सामने दोबारा आता है तो आप लोग इस सवाल को खुद से सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपको होमवर्क क्वेश्चन करोगे जो मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया है, मैंने आपको होमवर्क दिया है, जब आप उस सवाल को अपने आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में वो लॉजिक आपको कितना समझ में आता है। और आप लोग एग्जाम में जब आपके सामने बिल्कुल वैसा ही सवाल आपके सामने आएगा तो आप उस सवाल को कर पाओगे
या नहीं कर पाओगे। नया सवाल अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपको तभी पता लगेगा। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप लोग जब वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आमतौर पे जब मैं बैकएंड पे डेटा देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि स्टूडेंट जो क्लासेस देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं कि पहले 15 मिनट देख लिया, फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर उसके बाद में फिर दोबारा वो बैठ गए, 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दोबारा बैठे, फिर 1.5 घंटे की क्लास ले ली, फिर पॉज करके चले गए 2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद आए, बाकी 45 मिनट्स की क्लास उन्होंने देखी। ऐसा करते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हो तो आपकी रिदम ब्रेक हो जाती है। ब्रेक अगर आपको लेना है तो लेक्चर के बीच, लेक्चर खत्म होने के बाद में अगले लेक्चर से पहले आप लोग ब्रेक लो। मतलब आप लोग एक लेक्चर को पूरा का पूरा एक ही बार में आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग लेक्चर्स को टुकड़ों में देखते हो तो मेरे बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट को कभी भी पूरी तरह ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ब्रेक्स में आप लोगों के दिमाग में जा रहा है, तो वो एक प्रॉपर रिदम और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो कभी भी नहीं बन पाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आज राइट ऑन डे 1 में आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लेक्चर देखते हो तो आप पूरा का पूरा 2 घंटे का, 2.5 घंटे का जो भी हमारा लेक्चर है उसको एक ही बार में पूरा देखना। आप लोग ब्रेक्स ले लेकर मत देखना, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था नोट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों मेरी क्लास में मैं बहुत डिटेल में नोट्स लिखवाता हूं। मतलब आपको सवालों को सॉल्व करते टाइम जितनी प्रॉब्लम सवालों के अंदर डाली जा सकती है, मैं उन सारी चीजों को पहले ही डिस्कस करता हूं और मैं वो सारी बातें और उनका ट्रीटमेंट, उनका लॉजिक सब आपको नोट्स में लिखवाता हूं। इसका मतलब सवालों में आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके बारे में हमने नोट्स में डिस्कशन नहीं कर रखा हो। इसका मतलब अगर कोई भी जना नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे, नोट्स को बहुत ढंग से पढ़ ले, तो उसके बाद में सवालों को सॉल्व करने में उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती। अब ये नोट्स इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एग्जाम वाले दिन पर या एग्जाम के 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, ये 300 क्वेश्चन, ये 400 क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि रादर आई गेस मेरे हिसाब से तो शायद ये और भी बहुत ज्यादा संख्या होनी चाहिए, दिस शुड बी मोर देन 600 समथिंग। तो ये जो सवाल हम लोग क्लास में करने वाले हैं, ये जो सवाल आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस किए हैं, इन सवालों को दोबारा से सॉल्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता एग्जाम से 5 दिन 7 दिन पहले या एग्जाम से 1 दिन पहले जब अपने को रिवीजन करना होता है। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल कि आप लोग उसे रिवाइज कर पाओ। तब आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे ये नोट्स। आपको करना क्या है? आपको मैंने अभी भी बताया कि सवालों में ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैंने नोट्स में आप लोगों को डिस्कस ना कर रखा हो। अब सवाल तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दिन में अपने पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और मेरे बच्चों, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर रजिस्टर अगर आपने मेंटेन कर रखे, तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है और आपका पूरा का पूरा कोर्स विद इन अ फ्यू आवर्स आप लोग रिवाइज कर पाओगे। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप चाहो तो अपना कोर्स 2 बार रिवाइज करके जा सकते हो, अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है, ठीक है। तो भैया अपने को नोट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये तो अपने लिए संजीवनी बूटी है। अगर आपको नोट्स याद है तो आप एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते। मतलब आप सीए एग्जाम पास करोगे ही करोगे अगर आपको नोट्स याद हैं। ऑलवेज फोकस ऑन नोट्स। और एक और बात, ये वाली बात सिर्फ अकाउंट्स के लिए ही नहीं बता रहा हूं, ये वाली बात हर सब्जेक्ट के लिए है। जिस बच्चे को नोट्स याद होंगे वो सवाल में उसकी एप्लीकेशन ही तो है, वो बहुत आसानी से उस काम को कर लेगा, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई क्लासेस के बारे में। एक और बात जो बच्चे आमतौर पे मुझसे पूछते रहते हैं, सर इस पूरे सब्जेक्ट में हमें कितने लेक्चर्स लगेंगे और लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो क्या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें इस पूरे कोर्स में कम से कम 80 और ज्यादा से ज्यादा 85 क्लासेस लगनी है। मतलब 80 से 85 क्लासेस मुझे लगेंगी इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है। नंबर 2, जो क्लासेस हैं वो 2 आवर्स से 2.5 आवर्स के बीच में होंगी। मतलब क्लास 2 घंटे से कम नहीं होगी और 2.5 घंटे से ज्यादा
नहीं होगी। 2.5 घंटे तक भी मैं तभी जाता हूं जब मेरे हाथ में कोई सवाल होता है और वो सवाल मुझे कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है, तो ही हमारी क्लास 2 घंटे से ऊपर जाएगी। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी क्लास 2 आवर्स के अंदर अंदर ही, मतलब 2 आवर्स में ही मैं अपनी क्लास को कंप्लीट करूं, ठीक है। लेकिन 2 आवर्स से 2.5 आवर्स के बीच में हमारी क्लासेस होंगी, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो 80 से 85 के बीच में रहेंगी, मिनिमम 80 मैक्सिमम 85 क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास में सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये रहेगी कि मैं अपनी क्लास में सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करवाता हूं। मतलब हमारी बुक के 90% क्वेश्चन मैं क्लास में खुद ही सॉल्व करवाऊंगा। सिर्फ 10% क्वेश्चन जो वाकई में क्लास में डिस्कस करने लायक नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं सवालों को, बहुत इजी क्वेश्चंस को ही आप लोगों को होमवर्क दूंगा। मेजरली पूरी पढ़ाई मैं खुद करवाऊंगा, मेजरली सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो ये तो बातें हुई इसके बारे में। अब बात करते हैं कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर कैसा आता है। इवन दो आज पहला दिन है, आज मैं कितनी भी बातें आपको पेपर के बारे में बताऊं कोई खास मायना नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि ये जो पेपर है इसके बारे में आज मैं आपको जो बातें समझा रहा हूं वो आपको समझ में कितनी आएंगी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, आपने टॉपिक्स ही नहीं पढ़े, आपको सिलेबस ही नहीं पता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इस डिस्कशन का कोई बहुत महत्व नहीं है, पर फिर भी आज पहला दिन है, एक बार पेपर के बारे में तो डिस्कस करते हैं कि यार पेपर कैसा आता है, कितने सवाल आते हैं, क्या पैटर्न होता है, उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। चलो, तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है दिसंबर 2021 का पेपर, और दिसंबर 2021 का जो पेपर है मैं इसके साथ में आप लोगों के साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो देखिए बेटा, यहां पर आपको सबसे पहली बात बताऊं कि हमारा जो पेपर है इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 क्वेश्चंस। और मजेदार बात यह है कि हर एक क्वेश्चन 120 मार्क, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताऊं, अगर 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है, दैट मीन्स पेपर 120 मार्क्स का है। बिल्कुल, पेपर पूरा 120 मार्क्स का होता है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन की चॉइस मिलती है, मतलब आपको 120 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा, उसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अपीयर करना है, मतलब आपको यहां पर एक क्वेश्चन की चॉइस मिलती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो चॉइस आपको सारे क्वेश्चंस में से नहीं मिलती। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर आधारित सवालों के होंगे, ठीक है। और बेटा उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक दिए गए हैं, इनमें मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो एएस पर आधारित है, ये तो आपका होता है कंपलसरी क्वेश्चन, ये तो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। और ऐसा करके इंस्टीट्यूट आपको ये बताना चाहता है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, क्योंकि हम इसका कंपलसरी क्वेश्चन देने वाले हैं। बचे 5 सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये जो 5 सवाल बचे, इन 5 सवालों में आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन की चॉइस मिलती है वो 2 to 6 में मिलती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये जो 5 सवाल हैं, इनमें से आपको कोई 4 सवाल करने हैं। मतलब इसमें आपको एक क्वेश्चन की चॉइस मिलती है, और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कितने? 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं। दैट मेक्स इट 20। लेकिन बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक है,
यहां पर, और मैं आपको बता दूं, यह मुझे बोलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, यहां पर आपको 10-10 मार्क्स के 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसका मतलब 2 से लेकर 5 तक हर एक सवाल में 2 पार्ट होंगे, ए क्वेश्चन बी क्वेश्चन, ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन, ऐसा करके 2 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे। मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर ए और 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अब यहां पर ये कॉम्बिनेशन चेंज भी हो सकता है। कभी कभार इंस्टीट्यूट 2 पार्ट ऐसे भी पूछ लेता है, ए क्वेश्चन को कर देता है 12 मार्क्स का और बी क्वेश्चन को कर देता है 8 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर मार्क 20 ही रहेंगे। लेकिन आमतौर पे ये 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट 12 और 8 मार्क्स का कॉम्बिनेशन भी बनाकर दे सकता है। मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया, एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा दे दिया, जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का हो गया और जो छोटा वाला क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का हो गया। ऐसा भी इंस्टीट्यूट करता है। और बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके लिए इंस्टीट्यूट के पास में बहुत सारे वेरिएशन है। इंस्टीट्यूट जो है वो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी बना सकता है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 6 में वही 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस भी बना सकता है। मतलब ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 में इंस्टीट्यूट के पास में वेरिएशन है। इंस्टीट्यूट चाहे तो वो 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है और इंस्टीट्यूट 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस जो है वो भी पूछ लेता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर जो है वो डिफाइंड रहता है। 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 5 सवाल आप लोगों को करने हैं। बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब अकाउंट्स का पेपर हमारे टाइम पर होता था तो इंस्टीट्यूट ये मानता था कि यार चार्टेड अकाउंटेंट्स का पेपर है, सीए का पेपर है, तो अकाउंट्स के पेपर में चॉइस नहीं आनी चाहिए। तो जब मैंने सीए किया था तब फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों में अकाउंट्स के पेपर में कोई चॉइस नहीं आती थी। लेकिन अब हर लेवल पर इंस्टीट्यूट चॉइस देता ही है। अब जैसे यहां पे आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 6 में से करने कितने हैं? 5। हमारे टाइम पर 5 ही आते थे और 5 ही करने पड़ते थे पूरे के पूरे। ठीक है, तो कह सकता हूं कि यार आप लोग लकी हो। ठीक है, चलो देखो यहां पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये पेपर में देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी के 5 सवालों में से हमें कोई 4 सवाल सॉल्व करने हैं। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, दैट मेक्स इट 20। ठीक है, अब देखो ये AS 11 का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी AS 11 का क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा AS 3 का क्वेश्चन आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला हमारा AS 2 का क्वेश्चन आ गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ठीक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट का, AS 13 का। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा AS 13 का क्वेश्चन आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया तो यहां पर ये आ गया हमारा AS 2 का क्वेश्चन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये चारों सवाल किस पर आधारित हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। AS 11, AS 13, AS 2। ठीक है, तो सारे के सारे सवाल किसके थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 किसका होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन होता है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद में शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 पार्ट होंगे, या तो 10-10 मार्क्स के 2 पार्ट होंगे या 12 और 8 मार्क्स के 2 पार्ट होंगे। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, इसमें एक क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का है
और बेटा ये जो बी क्वेश्चन है, ये बी क्वेश्चन भी आप देखो 10 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वही ए पार्ट 10 मार्क्स का आ गया और बी पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहां पर एक ही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया पूरा 20 मार्क्स का। मतलब भैया इन्होंने एक बड़ा लंबा सवाल आपसे पूछा है और एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछा है और ये पूरा का पूरा सवाल आपका कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। अब जरा सोचो, अगर 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है तो ऑब्वियस ही बात है ये क्वेश्चन एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को एक राय देता हूं। आज पहला दिन है, जब हम आखिरी दिन पर होंगे तब भी मैं आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं तो मैं आखिरी दिन भी आपको ये वाली बात बताऊंगा कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, आप ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करना है। और अगर इस सवाल को ऑप्शन में छोड़ सकते हो तो पक्का इस सवाल को ऑप्शन में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारे पेपर में कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिखे, आप समझ जाओ कि इस सवाल को सॉल्व करने में हमें 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, ठीक है। इस सवाल को हल करने में हमें 1 आवर से ज्यादा का टाइम लगेगा। और बेटा अगर आपने एक ही सवाल में 1 आवर से ज्यादा का टाइम लगा दिया और बाय चांस अगर इसमें कहीं पर भी कोई एरर हो गई, कोई गलती हो गई, तो आपका पूरा 1 घंटे का टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में ही डिप्रेस हो जाओगे। रादर मैं सच बताऊं तो जब आप लोग पेपर कर रहे होते हो और एक ही सवाल में आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है और बाकी का पूरा पेपर आपको अधूरा पड़ा हुआ दिखता है, तो वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप इस सवाल को भी गलती कर लेते हो। इसलिए ध्यान रखना, 20 मार्क्स अगर आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो ये एक रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब भैया इस सवाल को ये कितना भी टेम्पटिंग दिख रहा हो, ये कितना भी आसान दिख रहा हो, आपको लगता हो कि मैं तो इस सवाल को याद करके आया हूं, तो भी आप इस सवाल को सबसे लास्ट करना, क्योंकि ये एक सवाल आपका पूरा पेपर बिगाड़ देता है। और इसका पर्पज यही होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का देने का पर्पज यही होता है कि जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अपीयर कर लिया उसका पेपर छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में लेना होता है। खैर, इसके बाद में फिर बेटा यहां पर आया देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 12 एंड 8। देखो पहला पार्ट जो है ए पार्ट वो 12 मार्क्स का है और बेटा जो दूसरा पार्ट है वो देखो 8 मार्क्स का है। तो 12 और 8 के कॉम्बिनेशन में पूछ लिया, दैट मेक्स इट 20 मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 इंस्टीट्यूट 10 10 12 8 इस कॉम्बिनेशन में भी पूछ सकता है, लेकिन आम तौर पे ये वाला सवाल वही 5 into 4 आता है। मतलब वही 4 सवाल 5-5 नंबर के करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पर यहां पर आपके पास चॉइस है एनी 4। यहां पर आपके सामने 5 क्वेश्चन है और आपको 5 में से कोई 4 क्वेश्चन यहां पर आपको करके बताने हैं, ठीक है। और ये देख लो बेटा, ये छोटे छोटे 4 सवाल आपके सामने हैं और वो 4 सवाल आप लोगों को सॉल्व करके बताने हैं। आपके पास 5-5 नंबर के 5 सवाल आपके पास हैं और इनमें से कोई 4 सवाल आप लोगों को करके बताने हैं। इसका मतलब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सवाल जो है ये छोटे छोटे सवालों के पार्ट हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि सबसे पहला आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि 5-5 नंबर के सवाल हैं, इनमें 5-5 मार्क्स के पार्ट हैं, तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती, छोटे छोटे सवाल होते हैं। और अगर आप पहले हाफ एन आवर में अगर आप ये दोनों क्वेश्चन निपटा देते हैं तो आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है वो तो पहले आधा घंटे में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप वो सवाल करो जो 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 12 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है, आप ये वाले सवाल करो, ठीक है।
आप ये वाले सवाल करो, और जो सवाल आपको आता है बहुत जोरदार तरीके से आप सिर्फ उन्हीं सवालों को हाथ लगाओ। आपको पता चलेगा कि पहले 60 मिनट, पहले 1 घंटे में ही आपने 60 मार्क्स का पेपर हल कर लिया है, और पहले 1 घंटे में ही आप पासिंग पर पहुंच गए हो। मतलब फर्स्ट आवर 1 आवर में ही आप पासिंग पर पहुंच जाते हो। फर्स्ट एंड 6 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो 40 मार्क्स आपके श्योर हो गए। अब उसके बाद में आप कोई भी ऐसा सवाल उठाओ जिसके दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से आते हो, ठीक है, और दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इजी सवाल है, वो पिक करो और वो आराम से सॉल्व करो। उसमें आप हाफ एन आवर लो या 45 मिनट्स लो, आप उस सवाल को पूरा सही कर दो और ये 20 मार्क्स बिल्कुल श्योर कर लो। अब यहां पर आपका 60 मार्क्स का पेपर बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। अभी 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम निकला है और आपके पास पूरे 2 घंटे का टाइम लगभग अब बाकी है, और आपके हाथ में पेपर बचा है सिर्फ 40 मार्क्स का। अब सोचो, सिर्फ 40 नंबर का पेपर आपको करना है और आपके पास 2 आवर्स का टाइम है, आराम से कर सकते हैं। कोई कठिन सवाल है उसमें दिमाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वापस से बोलूंगा, याद रखना, जो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो सबसे आखिरी ऑप्शन और सबसे लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब आप कोशिश करो कि अगर वो चॉइस में छोड़ सकते हो तो उसे हमेशा चॉइस में छोड़ना, क्योंकि 20 नंबर इंस्टीट्यूट जब दिखाता है ना तो देता नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट 20 नंबर का सवाल देता ही वही है जो उसको पता है स्टूडेंट ला नहीं सकता, ये सिर्फ टेम्पटिंग के लिए होता है, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट सिर्फ आपका माइंडसेट टेस्ट करना चाहता है, वो जानता है ये वाले 20 नंबर किसी के नहीं आएंगे, ठीक है, इसलिए उसको लास्ट चॉइस और लास्ट क्वेश्चन के रूप में ही देखना, ठीक है। चलो, तो ये सारी की सारी बातें कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में यहां पे डिस्कस की है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ में असली बात पर आ जाऊं। और असली बात है कि सर आज से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि आज जो सबसे पहला चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स का ये टॉपिक, ये चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। मतलब आप बिल्कुल फिक्स्ड वेटेज मान सकते हो कि इंश्योरेंस क्लेम का ये जो चैप्टर है इससे 10 मार्क्स का वेटेज तो आएगा ही आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर अटेम्प्ट में आता ही आता है, तो ये बिल्कुल श्योर चैप्टर है 10 मार्क्स के वेटेज के लिए, ठीक है। और नंबर 2, इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये चैप्टर वेरी की पावर इंफिनिटी सिंपल है। सर वेरी की पावर इंफिनिटी और लगा रहे हो आप? अरे भैया सीधी सी बात है यार, मैं आपको बताऊं कि भैया अगर मैं इस चैप्टर को वेरी सिंपल कह देता ना तो ये चैप्टर नाराज हो जाता, क्योंकि ये चैप्टर वेरी नहीं, मतलब वेरी सिंपल चैप्टर है। मतलब भैया मैं तो ये बोलता हूं कि ये जो चैप्टर है, अगर इस चैप्टर को मेरे साथ साथ ध्यान से कर लिया तो तुम्हें ये चैप्टर कभी जीवन में रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तुम्हें सीधे एग्जाम में बिठा दिया जाए तो भी तुम पूरे 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करके लाओगे। ये इतना जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है। चलो तो आइए बेटा, मेरे साथ में सबसे पहला आप लोग लिखना शुरू करेंगे, और मेरे साथ में आप लोग लिखना शुरू करेंगे मीनिंग। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली बात कि इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस हम लोग किसे कहते हैं बेटा? इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह अश्योरेंस देता है कि यार अगर तुझे ये वाला नुकसान हुआ, कोई पर्टिकुलर लॉस, अगर तुझे ये वाला नुकसान हुआ तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू अपनी पुरानी कंडीशन में लौट आए, तू अपनी पुरानी कंडीशन में लौट आए, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा। बस इसी एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। इसी एग्रीमेंट को
हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? इंश्योरेंस। अब यहां पर जो व्यक्ति रिस्क उठाता है उसे बोलते हैं इंश्योरर। मतलब जैसे मान लो मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया न्यू इंडिया इंश्योरेंस से, तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है वो रिस्क ले रही है, वो कहलाएगी इंश्योरर। और बेटा मेरे को इंश्योरेंस मिल रहा है, मेरे को सुरक्षा मिल रही है, मेरी रिस्क किसी और की तरफ जा रही है, मैं कहलाऊंगा इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को बोलते हैं इंश्योरर, और आपके मेरे जैसे लोगों को बोलते हैं इंश्योर्ड। क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। लेकिन इसके बदले वो हमसे एक पीरियोडिकल पेमेंट लेती है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर है, वो हमसे पीरियोडिकल पेमेंट लेता है, और बेटा इस पीरियोडिकल पेमेंट को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस इंश्योरेंस के बदले हमसे जो पीरियोडिकल पेमेंट लेती है उसे हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। और अगर मुझे नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे इतना पैसा देगी कि मैं अपनी पुरानी कंडीशन में लौट सकूं। तो बेटा इसे, ये जो अमाउंट मुझे पे किया जाएगा, इसे बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोलते हैं इसे? इंश्योरेंस क्लेम। इसे क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस क्लेम। मेरी लैंग्वेज को आमतौर पे बच्चे बहुत ध्यान से नहीं सुनते। उन्हें लगता है यार ये तो नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, हम जानते हैं इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्लेम क्या है, सर सब पता है अपने को, आप जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आप मेरी लैंग्वेज को ध्यान से नहीं सुन रहे। मैंने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इंश्योरर आपको उतना ही पैसा देगा कि आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट पाओ। इसे इंश्योरेंस क्लेम कहते हैं। ये इंश्योरेंस वाले बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात मुझे बताओ, मेरे पास गुड्स हैं जो मैंने 1 लाख रुपए में खरीदे थे, पर आजकल बाजार में इनकी जो प्राइस चल रही है वो 90,000 चल रही है। मतलब कभी कभार ऐसा नहीं होता, माल सस्ता भी तो हो जाता है। तो मान लो मेरे गोडाउन में बहुत सारा माल रखा है जो कि मैंने 10,000 में खरीदा था, आज बाजार से नया लेने जाएं तो 90,000 का आता है। अब समझना, ये जो माल है इसकी सेल वैल्यू 1,40,000 है, ठीक है। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 1,50,000 की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली। मान लो मेरे गोडाउन में आग लग गई, और मेरे गोडाउन में आग लग गई, ये आग की लपटें उठ रही है बेटा, मेरे गोडाउन में आग लग गई, और बेटा मेरे गोडाउन में आग लगने पर मेरा ये पूरा का पूरा माल जलकर नष्ट हो गया। मेरा ये पूरा का पूरा माल जलकर नष्ट हो गया। अब मैं पहुंचा इंश्योरेंस कंपनी के पास। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पहले बोला कि देखो साहब, मेरा जो माल जलकर नष्ट हुआ है ये मैं 1,40,000 में बेचने वाला था। मतलब मेरे माल की मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1,40,000। अब ये माल जल गया, आप मुझे 1,40,000 का क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है नहीं, हम तुम्हें सेलिंग प्राइस के बराबर क्लेम नहीं देंगे, हम तुम्हें उतना ही क्लेम देंगे जितना कि पैसा तुम्हें ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचाने के लिए चाहिए। मतलब अगर ये आग ना लगी होती तो तुम जिस कंडीशन में होते, हम उस कंडीशन में तुम्हें पहुंचा के देंगे। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करो, ये माल मैंने 10,000 की कॉस्ट में खरीदा था और 10,000 की कॉस्ट का माल जल गया है। एक काम करो, मुझे आप, ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट का माल जल गया है, एक काम करो आप मुझे 1 लाख रुपए का क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं, हम आपको इसका क्लेम भी नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आग लगने से पहले आपके पास जो माल पड़ा था हम बाजार से वो माल दिलवा के दे देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, अगर आग ना लगती तो तुम्हारे पास माल होता, हम तुम्हें वो माल दोबारा दिलवा देते हैं। और वो माल कितने का आ रहा है? 90,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 90,000 का क्लेम देगी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पैसा देगी कि आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकें।
इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पैसा देगी कि आप अपनी पुरानी स्थिति में, पुरानी कंडीशन में लौट पाए। इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पैसा देगी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी अगर आग ना लगती तो तेरे पास माल होता ना, एक काम कर, ये 90,000 ले, माल खरीद ला दोबारा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है 90,000 लो, माल दोबारा खरीद के ले आओ, तो तुम उसी कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां आग लगने से पहले थे। इंश्योरेंस कंपनी उसी का पैसा देती है। अब हमें आज तक हमारे दिमाग में एक बात हमेशा रही कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा मार्केट वैल्यू के बराबर पैसा देती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम में आपको उतना पैसा देती है जिससे आप नुकसान से पहले वाली स्थिति में लौट पाओ। बस इतना पैसा देती है इंश्योरेंस क्लेम में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत टाइम पहले की बात है, मेरे पास जो हमारा जयपुर में जो हमारा सेंटर है, दैट इज स्प्रेड इन ऑलमोस्ट 8,000 स्क्वायर फीट। तो हमारा 8,000 स्क्वायर फीट का पूरा बिल्डिंग के अंदर प्रेमाइसेस है, जिसमें हमारा पूरा इंस्टीट्यूट है। अब सब हुआ क्या कि मैंने मेरे इंस्टीट्यूट के जस्ट बगल में एक पेट्रोल पंप था, और पेट्रोल पंप में लग गई आग, और बहुत भयानक आग उसमें लगी, और भयानक वाला ब्लास्ट जो है वो उसमें हुआ पेट्रोल पंप में। ठीक है, और वो बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के जस्ट बगल में, मतलब कॉमन वॉल है। ऐसा रहा, जब पेट्रोल पंप में आग लगी तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अपनी तो बिल्डिंग भी गई, और अपने को अब ये बिल्डिंग जो है ये गिरने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी आग लग रही है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो बिल्डिंग तो गिरेगी। हुआ क्या कि बिल्डिंग तो बच गई। अगले दिन जब मैं सुबह पहुंचा तो मैंने जाते ही सबसे पहले अपने इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया, और इंश्योरेंस एजेंट को बुलाकर मैंने बोला यार एक काम कर, तू अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर, अपने को भैया पहले यहां पे ब्लास्ट हो चुका, कुछ भी हो सकता है जीवन में, तू तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर दे। वो जो इंश्योरेंस एजेंट था उसने मुझसे पूछा, बहुत साल पहले की बात है, उसने मुझसे पूछा कि यार आपकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। मैंने बोला इस बिल्डिंग की वैल्यू 2 करोड़ रुपए की है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की वैल्यू है। उसने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना एक उनके पास कोई जो है वो पेपर होता है, उस पेपर पे वो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह बताते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे निकाल कर बताया कि सर इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 32,000 पर एनम का लगेगा, और 32,000 पर एनम का इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा, और फिर बिल्डिंग को अगर कोई भी नुकसान हुआ तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। मैंने बोला पक्का? बोला पक्का। मैंने उसको बोला, मैंने अपने मित्र को बोला कि भैया एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम्हें इंश्योरेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसने बोला क्यों? सही तो बता रहा हूं भाई, 2 करोड़ की वैल्यू है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, तुम्हें 32,000 का प्रीमियम मिलेगा, और नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसे दे देगी। मैंने बोला तुम्हें नॉलेज नहीं है, बिल्डिंग के मामले में इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करती है। आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी मार्केट वैल्यू के बराबर पैसे नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पैसा देती है जितना आपको पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचाने के लिए आवश्यक है। सिर्फ उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब मान लो अगर मेरी इस बिल्डिंग में आग लग जाए या बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपका बिल्डिंग का एरिया 8,000 स्क्वायर फीट का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 750 पर स्क्वायर फीट है। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं क्योंकि कहानी पुरानी है, आज तो 1100-1200 की कॉस्टिंग आती है, पर मैं तो उस टाइम की बात बता रहा हूं जो मैंने अपने मित्र को समझाई। मैंने उसे बताया कि जो 8,000 स्क्वायर फीट है, इसे बनाने में 750 रुपीज के हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 60 लाख। तो अगर मैं 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूं, मैं पूरी जिंदगी भर 2 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम भरता रहूंगा, लेकिन अगर यह बिल्डिंग गिर गई ना तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 2 करोड़ रुपया नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी मुझसे बोलेगी कि इस बिल्डिंग को दोबारा बनाने में कितना पैसा लगेगा? 68 लाख। ये लो 68 लाख, दोबारा बना लो। और अगर बिल्डिंग तुमने दोबारा बनाई तो तुम लॉस से पहले वाली कंडीशन में पहुंच जाओगे, और इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना ही पैसा देगी।
मतलब मार्केट वैल्यू भले ही 2 करोड़ की है, पर इंश्योरेंस कंपनी 2 करोड़ रुपया नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना ही पैसा देती है जितना कि आपको अपनी पुरानी सिचुएशन, पुरानी कंडीशन में पहुंचने के लिए चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी आपको उतने ही पैसे देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये बिल्डिंग बनाने की लागत 68 लाख है, ये 68 लाख पकड़ो, दोबारा बना लो। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब बाकी जो 1 करोड़ 40 लाख रुपीस जो बाकी का इंश्योरेंस है वो वेस्ट है। हां, वो वेस्ट है। उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो जा रहा है वो भी वेस्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी वो 1 करोड़ 40 लाख रुपीस एक्स्ट्रा देने वाली नहीं है। इसका मतलब आप जो इंश्योरेंस करवा रहे हो उसका प्रीमियम बेकार में जा रहा है। अब जरा समझो इस बात को, ये मेन पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये वाला चैप्टर ना पढ़ा होता, अगर ये इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर मैंने ना पढ़ा होता, तो मुझे ये वाली जानकारी नहीं होती और मैं आज तक अपने पैसे वेस्ट कर रहा होता। तो मैंने क्या किया, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली सिर्फ 60 लाख रुपीस की, और इसका इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा लगा होगा कोई 14,000 के आसपास। मतलब आप सोचो, नॉलेज से, इस चैप्टर से मैंने अपने लिए हर साल 14,000 रुपए लगा, मतलब हर साल करीब करीब 18,000 रुपए मैंने हर साल अपने लिए बचाए। एंड दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज कि मुझे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पता है। और अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को यह वचन देता है कि अगर तुझे यह वाला नुकसान हुआ तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पहुंच पाए। और बेटा इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, एक और बात, मान लो अगर बाजार में इसकी रेट 1,10,000 हो जाए, तो याद रखना इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,10,000 पे करती है। समझ में आ रही है? मतलब आपने जब खरीदा था तो यह माल 1 लाख का था, लेकिन आज आप बाजार में नया खरीदने जाओगे माल तो 1,10,000 का आएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को 1,10,000 देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना पैसा देगी कि आप वही चीज दोबारा से खरीद पाओ, वही चीज दोबारा से बना पाओ, इतने ही पैसे देती है। ठीक है? तो अगली बार जब एक इंश्योरेंस एजेंट आए और आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करे तो बेवकूफ नहीं बनना। जितने पैसे मिलने वाले हैं उतना ही इंश्योरेंस करवाओ। उससे ज्यादा का इंश्योरेंस अगर आप करवाओगे तो प्रीमियम ज्यादा लगेगा, पर आपको फायदा उसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? चलो लिखो फटाफट से, मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखेंगे। इंश्योरेंस इज an agreement. Insurance is an agreement between two parties where one party agrees to bear a specified risk of the other party in consideration of some periodical payments, periodical payments, full stop. The party who is taking the risk is called insurer, comma, the party whose risk is transferred is called insured.
whose risk is transferred is called insured. And the periodical payment is called insurance premium. Periodical payment is called insurance premium. Full stop. When the insured party incurs the specified loss then the insurer will have to pay such an amount which is required to restore the insured party to its original condition. Full stop. This amount is called insurance claim. और बेटा इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम. क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस क्लेम. ठीक है, चलो अब लिखो टॉपिक्स फॉर डिस्कशन. मतलब भैया इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जरा बात कर लें. टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सुनो. सबसे पहला बेटा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी. मतलब अगर आपने अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा रखा है, गोडाउन में आग लग गई, आपका सारा स्टॉक जल गया, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा. ठीक है, वो इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं. ठीक है, नंबर 2, दूसरा मैं सिखाऊंगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. वैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी जो है वो भी बोलते हैं. सर ये क्या होती है? जैसे मान लो मेरी एक मिठाई की दुकान है. अब मेरी मिठाई की दुकान है और अगर मेरी दुकान में आग लग गई तो ऑब्वियस सी बात है जो मिठाइयां जल गई वो तो है ही नुकसान, लेकिन दुकान अगर जल गई तो जब तक मैं इस दुकान को दोबारा नहीं बना लेता तब तक मेरी सेल मारी जाएगी, तब तक मेरा प्रॉफिट मारा जाएगा. तो अगर हमारे बिजनेस प्रेमाइसेस में आग लग जाती है और हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो बिजनेस जब तक हम बिल्डिंग दोबारा ना बना ले तब तक हमारा बिजनेस बंद रहता है, तब तक हमारी सेल बंद रहती है, उतने समय में हमारा प्रॉफिट मारा जाता है. तो बेटा वो जो प्रॉफिट मारा जा रहा है उस प्रॉफिट के नुकसान के लिए अगर अपन लोगों ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो कहलाती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. उसे क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. ठीक है, अच्छा मतलब मान लो जैसे मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं. ठीक है,
अब मान लो मेरी मिठाई की दुकान है और मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, मेरी दुकान में आग लग गई, मिठाइयां जल गई, वो नुकसान तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये दुकान दोबारा बनाने में 6 महीने लगे तो ऑब्वियस सी बात है 6 महीने में मेरा 6 लाख रुपए का प्रॉफिट मारा जाएगा। मतलब ये भी तो मेरा नुकसान है। 6 लाख रुपए जो मेरे पास आते वो नहीं आए, वो प्रॉफिट मारा गया। इस 6 लाख रुपए के नुकसान के लिए अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, और इसमें क्लेम कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा। जितना आसानी से मैंने यहां पे लिखा उतना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो कैसे निकालते हैं वो यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरी बात, इंश्योरेंस प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। मतलब भाई एक बात बताओ कि आने वाले साल के लिए अगर आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेनी है, अगर आपको प्रॉफिट पॉलिसी लेनी है अगले साल के लिए, तो भैया ये पॉलिसी कितने अमाउंट की लूं? 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की? मुझे ये पॉलिसी कितने अमाउंट की लेनी है, ये तय कैसे करते हैं? ये हम लोग सीखेंगे टॉपिक नंबर 3 में। तो बेटा टॉपिक नंबर 3 में हमारा फोकस किस बात पर होगा कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए की लेनी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बेटा कुल मिलाकर ये 3 टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं पिछले ट्रेंड्स को देखूं तो हमारा इंस्टीट्यूट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के क्वेश्चन कम पूछता है। वैसे डिफिकल्ट कौन सा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ज्यादा मेहनत करवाता है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों इस पेपर को इतना आसान बनाने में लगा हुआ है। हमारा इंस्टीट्यूट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के क्वेश्चन हमारा इंस्टीट्यूट कम पूछता है। अच्छा, जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है, इसके अंदर तो फिर भी इंस्टीट्यूट वेरिएशन डालता है थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत वेरिएशन डालता है, लेकिन अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन आया तो वो बिल्कुल सेट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डिट्टो, एक ही सवाल बार बार इंस्टीट्यूट पूछा करता है। मतलब एक ही क्वेश्चन है जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछता रहता है। मतलब सोचो ना यार, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी बहुत इजी है, पर इसमें थोड़ा वेरिएशन डालता रहता है इंस्टीट्यूट, छोटे मोटे पॉइंट बदलता रहता है, 2 सवालों को मिलाकर एक कर देगा, थोड़ा सा एक पॉइंट बदल देगा, ऐसा करता रहता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के सवाल पूछता कम है, लेकिन जब भी पूछता है स्टैंडर्ड एक ही क्वेश्चन पूछता है। मतलब यार अगर वो क्वेश्चन ढंग से प्रिपेयर करके जाए और हमारी किस्मत तेज हो और वही सवाल एग्जाम में डिट्टो मिल जाए, तो भैया ये तो मुफ्त के नंबर हो जाएंगे। यस, ठीक है, तो ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में थोड़ा वेरिएशन डालता है, हर सवाल में कुछ ना कुछ तो नया डाल के पूछता है, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये इंश्योरेंस प्लानिंग का क्या सीन है? इंस्टीट्यूट ने बीच में 2015-16 के टाइम पर इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक के ऊपर फोकस किया था, और लगातार इंस्टीट्यूट ने इस टॉपिक पर 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए थे लगातार। तो इंस्टीट्यूट ने अचानक अपना फोकस इंश्योरेंस प्लानिंग के ऊपर लाया था, लेकिन फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट दोबारा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पर चला गया। इंस्टीट्यूट को समझ में आया कि भैया ये वाला टॉपिक बच्चों के पार नहीं पड़ता, बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए इंस्टीट्यूट वापस लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पे चला गया, और फिर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब ये टॉपिक भी इंस्टीट्यूट ने फोकस किया था, और मेरे को ऐसा लगता है कि अब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए हुए काफी टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है आप लोगों के अटेम्प्ट में तो आपको इंश्योरेंस प्लानिंग का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पर ये भी बहुत इजी होता है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक बहुत आराम से कर पाएंगे। खैर चलो, अब इधर उधर की बातें तो कर ली अपन ने, अब आते हैं टॉपिक नंबर 1 पे।
लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। अब लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में जो इंश्योरेंस क्लेम अपने को कैलकुलेट करना है, ये बेसिकली 3 स्टेप का काम है। अब आप लोग बोलेंगे सर 3 स्टेप, यस, ये बात आपको याद रखनी है। देखो बेटा 3 स्टेप क्या है। सबसे पहली स्टेप है, आप ये पता लगाओ कि जब आग लगी तो गोडाउन के अंदर स्टॉक कितना रखा हुआ था। अभी मैंने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बारे में आपको बताया था। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कहां पर काम में आती है कि जहां हमने अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा रखा है, गोडाउन में आग लग गई, माल जल गया, और माल जल गया, अब हम उसका इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब अपन ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर हमारे गोडाउन में आग लग गई और हमारा माल जल के नष्ट हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए का मिलेगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर 3 स्टेप आपको लगानी होती है। सबसे पहली स्टेप होती है ये पता लगाओ कि यार जब आग लगी तो गोदाम के अंदर माल रखा हुआ कितना था। जैसे मान लो मैंने पता लगा लिया कि जब आग लगी तो गोडाउन के अंदर माल रखा हुआ था 1 लाख रुपए का, ये मैंने पता लगा लिया। अब नंबर 2 मुझे पता लगाना पड़ेगा कि भैया ये जो 1 लाख रुपए का माल रखा था ये पूरा जल गया या इसमें से थोड़ा बहुत जलाए। अब हमें सवाल बताएगा कि 10,000 का माल बच गया, तो ऑब्वियस ही बात है अगर गोडाउन के अंदर 1 लाख रुपीस का माल रखा है और 10,000 का माल हमने बचा लिया, इसका मतलब आग लगने की वजह से हमारा 90,000 का नुकसान हुआ है। तो दूसरा कदम हो गया ये कैलकुलेट करना कि हमारा नुकसान कितने रुपए का हुआ है। और तीसरा, आप देखो कि आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है और उस हिसाब से आपको क्लेम कितना मिलेगा। मान लो मैंने पॉलिसी ले रखी है 80,000 की। अब देखो नुकसान मेरा हुआ 90,000 का, लेकिन पॉलिसी मैंने ले रखी है 80,000 की, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे क्लेम कितना मिलेगा 80,000 का। इवन दो इस बात को कंक्लूसिव मत समझना, इसमें भी कुछ वेरिएशन है जो बाद में आगे जब मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा तब मैं समझाऊंगा। 3 कदम क्या है। पहला कदम ये पता लगाओ कि जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना माल रखा है, पहले तो ये पता लगाओ। नंबर 2, उसमें से कितने रुपए का माल जल गया वो पता लगाओ, मतलब नुकसान कितने का हुआ ये पता लगाओ। फिर नुकसान और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना करो और डिसाइड करो कि तुम्हें क्लेम कितना मिलेगा। अब जैसे नुकसान 90,000 का हुआ लेकिन पॉलिसी तुम्हारी सिर्फ 80,000 की है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लेम भी कितना मिलेगा, सिर्फ 80,000 का। तो ऐसा करके आप इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट निकालोगे। तो कुल मिलाकर बस ये 3 कदम है, ठीक है। अब ये 3 कदम जो हैं ये बहुत इजी से हैं, यही 3 कदम अपने को हर सवाल में लगाने होंगे और इन्हीं तीनों कदमों में हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं, उन्हें कैसे टैकल करते हैं, उनके टैकल करने के पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी बात मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें अकाउंट्स के पेपर को, अकाउंट्स के सब्जेक्ट को बहुत जोरदार तरीके से सीखना है तो बस याद रखो कि जो नोट्स मैं लिखवाता हूं ये नोट्स तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। नोट्स अगर दिमाग में सेट है तो फिर सवाल करते टाइम आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि सवालों में हम इन्हीं सारी बातों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई, तो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर गोडाउन में आग लग गई है तो तुम क्लेम निकालने के लिए 3 स्टेप क्या क्या लगाने वाले हो। सर 3 स्टेप सिंपल लगाएंगे। सबसे पहले यह पता लगाएंगे कि जिस दिन हमारे गोडाउन में आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर कितने रुपए का माल रखा था। सर 1 लाख रुपए का माल रखा था। नंबर 2, अपन यह पता लगाएंगे कि जितना माल हमने बचा लिया उसे हटा दो, माल जला कितने का। सर नुकसान कितने रुपए का हुआ है यह पता लगाओ। तो मैंने बोला भैया अपना 10,000 का माल जो है वो आग लगने के बावजूद हमने बचा लिया, तो 1 लाख रुपए का माल गोडाउन के अंदर था और 10,000 रुपए का माल अगर हमने साल्वेज कर लिया, बचा लिया,
तो हमारा नुकसान कितना हुआ है 90,000 का। सर दूसरे कदम में नुकसान भी पता लग गया, 90,000 का माल जल के नष्ट हुआ है। अब तीसरा कदम, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से तुलना करो। तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है सर 80,000 की, नुकसान 90,000 का हुआ है, लेकिन तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 80,000 की, तो तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा 80,000 का। बस सवाल खत्म। सर मतलब 3 स्टेप? यस, सिर्फ 3 स्टेप, ठीक है। पर जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेशन इसमें भी है, पर उनको अपन सॉल्व करेंगे और रीड करेंगे। चलो आइए जी बेटा, सबसे पहला फटाफट से मेरे साथ में आप लोग लिखना शुरू करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लिखो। व्हेन वी हैव टेकन insurance policy for our godown and stock therein and there is a fire destroying goods in godown, then in that condition insurance claim will be calculated as under। तो बेटा जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम है वो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आपने किसी गोडाउन और उसके स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है, गोडाउन में आग लग गई, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से समझो। सबसे पहला स्टेप वन है कि हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना माल रखा हुआ था, हम वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो लिखो स्टेप 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। मतलब जिस दिन गोडाउन के अंदर आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितने रुपए का माल रखा हुआ था वो कैलकुलेट करो। अब ध्यान से समझना, इस केस में 2 सिचुएशन होंगी। रियल लाइफ में 2 सिचुएशन होंगी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ एक ही सिचुएशन होगी, सिचुएशन नंबर 2। रियल लाइफ में 2 सिचुएशन होती है, सिचुएशन 1 भी पॉसिबल है, सिचुएशन 2 भी पॉसिबल है रियल लाइफ में। लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे सवालों में सिचुएशन 1 नहीं होती, तुम्हारे पास जितने भी सवाल आएंगे वो सिचुएशन 2 के ही आएंगे। अब सिचुएशन 1 क्या है? सिचुएशन 1 होती है कि मान लो तुम्हारे पास स्टॉक रजिस्टर है, मतलब गोडाउन में कितना माल रखा है उसके लिए तुमने स्टॉक रजिस्टर बना रखा है, और आग लगने के बावजूद तुम्हारा स्टॉक रजिस्टर किसी तरीके से बच गया। मतलब मान लो तुमने स्टॉक रजिस्टर अलमारी में रख रखा था, पूरे गोडाउन में आग लग गई, सारा माल जल गया, लेकिन क्योंकि स्टॉक रजिस्टर अलमारी में रखा हुआ था वो बच गया। तो अब करना क्या है, अलमारी में से स्टॉक रजिस्टर निकालो और स्टॉक रजिस्टर खोलोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि गोडाउन के अंदर कितने रुपए का माल रखा था जब आग लगी। तो ये तो पहली सिचुएशन है, इससे आसान सिचुएशन हो ही नहीं सकती। जरा सोच के देखो, पूरे गोडाउन के अंदर आग लग गई लेकिन आपका स्टॉक रजिस्टर बच गया।
अब आपको यह पता लगाना है कि यार जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितने रुपए का माल रखा था। करना क्या है, स्टॉक रजिस्टर खोलो। स्टॉक रजिस्टर में आपको सीधे पता चल जाएगा कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर इतने यूनिट माल रखा हुआ था, इतने रुपए का माल रखा हुआ था, वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। काम खत्म, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, काम ही फिनिश हो गया। लेकिन याद रखना दूसरी सिचुएशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सवाल में दूसरी सिचुएशन मिलेगी। और दूसरी सिचुएशन क्या, कि अगर मान लो गोडाउन के अंदर आग लगी, गोडाउन में सारा माल भी जल गया और हमारा स्टॉक रजिस्टर भी जल गया। अब आपके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है, और आपके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है, अब आपको यह नहीं पता कि जिस दिन गोडाउन के अंदर आग लगी थी उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक था, यह आपको नहीं पता। अब यह कैसे पता लगाना है, वो सिचुएशन नंबर 2 है। ठीक है, और ध्यान रखना हमारे एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे उनमें रजिस्टर भी जलेगा, मतलब हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, हमारे सारे सवाल सिचुएशन नंबर 2 के ही होंगे। सिचुएशन नंबर 1 सिर्फ रियल लाइफ में पॉसिबल है, सवालों में नहीं। ठीक है, लिखो बेटा सिचुएशन नंबर 1, व्हेन, सिचुएशन नंबर 1 लिखो, व्हेन स्टॉक रजिस्टर is available, when stock register is available। पहली सिचुएशन है कि अगर आपके पास स्टॉक रजिस्टर अवेलेबल है। ठीक है, लिखो इफ, लिखिए बेटा, इफ स्टॉक रजिस्टर is not destroyed by fire, then we can take quantity and value of goods, we can take quantity and value of goods, quantity and value of goods in the godown directly from stock register, directly from stock register। ठीक है, सिचुएशन 2, when stock register is not available, when stock register is not available। अब दूसरी सिचुएशन आती है बेटा कि अगर स्टॉक रजिस्टर अवेलेबल नहीं है तो, मतलब या तो आपने स्टॉक रजिस्टर बना ही नहीं रखा, या फिर आपने स्टॉक रजिस्टर बनाया था पर जब गोडाउन में आग लगी तो माल के साथ में स्टॉक रजिस्टर भी जल गया। ये कंडीशन हो सकती है कि आपके पास स्टॉक रजिस्टर इस वजह से अवेलेबल नहीं है। अब इस कंडीशन में ये कैसे पता लगाया जाए कि हमारे गोडाउन के अंदर जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितने रुपए का माल रखा हुआ था, ये कैसे पता लगाया जाए। और इसका आसान सा जवाब है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। सर ये कैसे बेटा, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाऊंगा 1 अप्रैल, मतलब जो आपका फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है वहां से लेकर आग लगने तक, मतलब मैं ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाऊंगा 1 अप्रैल से लेकर, मतलब साल के पहले दिन से लेकर जिस दिन आग लगी उस दिन तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा जो भी मेरा ओपनिंग स्टॉक है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का है। अब आपको मालूम है पिछले साल जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट है
उससे मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। मैंने इस पीरियड में जितनी भी परचेजेस की वो मैं लिख दूंगा। मैंने इस पीरियड में जितनी भी सेल करी वो भी मैं लिख दूंगा। और बेटा इस सेल के ऊपर मैंने जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट कमाया मैं वो भी लिख दूंगा। अब जरा सोचो, मैंने एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दी, सेल लिख दी। कब तक की? 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आग लगी है उस दिन तक की। मैंने सेल के ऊपर अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके लिख दिया। अब इस पूरे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक चीज गायब है और वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सिर्फ एक चीज गायब है और सिर्फ कौन सी चीज गायब है? क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। अब जरा सोचो, अगर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से लेकर आग लगने वाले दिन तक का है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो मैं निकाल रहा हूं ये कौन से दिन का आया? जिस दिन आग लगी है। बेटा अपन लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट अपन लोग बनाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च का। 1 अप्रैल वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च वाला स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। सही है। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से लेकर आग लगने वाले दिन तक का बनाऊंगा तो बैलेंसिंग फिगर से जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो कौन से दिन का निकलेगा? जिस दिन आग लगी उस दिन का निकलेगा। और ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक रखा हुआ था वो मुझे पता चल जाएगा। बात खत्म। बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अगर स्टॉक रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि या तो आपने स्टॉक रजिस्टर बनाया ही नहीं है या फिर आपने स्टॉक रजिस्टर बनाया पर जब गोदाम के अंदर आग लगी तो आग में वो रजिस्टर भी जल गया। दो सिचुएशन ऐसी हो गई जिसमें आपके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है। अब ये कैसे पता लगाएं कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना माल था? ये कैसे पता लगाएं? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ पहले दिन से लेकर आग लगने वाले दिन तक का। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के बैलेंस शीट से मिल ही जाएगा, लिख दो। परचेजेस आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको बता ही देगा परचेज कितनी हुई है। आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बता देगा कि इस पीरियड के दौरान सेल कितनी हुई है। तो परचेज और सेल आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। आपको हर व्यापारी को पता रहता है कि मैं अपनी सेल पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं, हर व्यक्ति को पता है। तो हर व्यापारी को अपनी जीपी रेट पता होती है, तो सेल पर हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि हर व्यापारी को अपनी जीपी रेट पता होती है। और ऐसा करने पर बैलेंसिंग फिगर से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। मतलब हमें पता चल जाएगा कि इतने रुपए का माल आग लगने वाले दिन पर हमारे गोडाउन के अंदर था। बात खत्म। दूसरा तरीका यह हो गया। ठीक है, लिखो फटाफट से लिखो, ये कॉपी मत करना, भी इसे प्रॉपर्ली बनाऊंगा मैं। व्हेन स्टॉक रजिस्टर इज नॉट अवेलेबल में आप लिखो लिखें व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट मेंटेन्ड when the organization has not maintained any stock register or the stock register is also destroyed in fire. Stock register is also destroyed in fire. Then in that condition we will prepare memorandum trading account to calculate value of goods
to calculate value of goods in godown, value of goods in godown on the date of fire, value of goods in godown on the date of fire, full stop. This memorandum trading account will be prepared. This memorandum trading account will be prepared as under डैश डालो और डैश डाल के मेरे साथ में लिखना शुरू करो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डेट ऑफ फायर। बेटा ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अपन लोग बनाते हैं ये फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन, अब आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा हो या 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो, वॉट एवर इट इज। तो जहां से भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस दिन से लेकर आग लगने वाले दिन तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग यहां पर बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से एक एक बात को समझना है। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और उन सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस को मेरे साथ में ध्यान से सुनना। सबसे पहला दोस्तों यहां पर हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल को छोड़कर बाकी सारी चीजों को कॉस्ट पर लिखना है। ये तो आप लोग जानते हो, बेसिकली हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 4 ही तो चीजें होती हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। मेनली तो यही 4 चीजें होती हैं। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ये तीनों चीजें हमेशा कॉस्ट पर आती हैं और सेल आती है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। अब आपको यहां पर इस नियम को याद रखना है। सर यहां पर इस नियम को याद रखने के लिए आपने इतना जोर क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि आपको सवाल कैसे जानकारी देगा, सवाल कहेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक 27,000 का है और आपको बताएगा ये कॉस्ट का 90% है। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है लेकिन कॉस्ट के 90% पे दे रखा है, तो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके लिखनी पड़ेगी। यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे ही लेना है। आपको यहां पे 27,000 से वापस 30,000 की कॉस्ट निकालनी होगी और कॉस्ट निकालकर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी बोलेगा कि साहब हमारा ओपनिंग स्टॉक 33,000 का है और ये कॉस्ट प्लस 10% पे आपको दिया गया है। आप बोलोगे यार एक बात बता, आपके मन में एक सवाल आएगा, यार एक बात बता मुझे क्यों दिया तूने कॉस्ट प्लस 10% करके, कॉस्ट पे क्यों नहीं दिया? तो सवाल बनाने वाला बोलेगा मुझे सवाल को कठिन बनाना है इसलिए, मुझे तुमसे गलती करवानी है इसलिए। पर हम उसे क्या बोलेंगे, तू हमसे गलती नहीं करवा सकता क्योंकि हमारे लॉजिक एकदम क्लियर है। हमें मालूम है सेल को छोड़कर बाकी सारी चीजें कॉस्ट पर ही आनी है। तो हम 33,000 कॉस्ट का 110% है, तो कॉस्ट कितनी है 30,000। हम यहां पे 30,000 निकालकर ही लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो याद रखना, कभी तो सवाल आपको बोलेगा कि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट के 90% पे दिया गया है, कभी बोलेगा कॉस्ट के 110% पे दिया गया है। दिया किसी पे भी जाए आपको कॉस्ट निकालकर यहां पे लिखनी है। ठीक है बेटा, जो भी आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट निकालकर ही आपको यहां पे लिखनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आएगा परचेजेस। अब बेटा जब आपको सवाल परचेजेस देगा
तो परचेजेस के साथ में आपको बहुत सारी और भी चीजें देगा। जैसे सवाल में आपको दे सकता है परचेज रिटर्न। तो अगर आपको परचेज रिटर्न दे रखा है तो परचेज रिटर्न आप यहां पे माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कुछ और चीजें दी जाएंगी। जैसे आपको बोलेगा कि हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले लिया, पार्टनर या प्रोपराइटर ने गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो आप लोग जानते हो वो ड्राइंग्स हैं गुड्स की, और आपको मालूम है जो गुड्स की ड्राइंग्स हैं वो हम परचेज में से लेस कर देते हैं, और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल में से लेस करके चार्ज कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में आपको बताया ड्राइंग्स ऑफ गुड्स के बारे में कि हमारा जो प्रोपराइटर है या हमारा जो प्रोपराइटर है या फिर जो हमारे पार्टनर हैं उन्होंने गुड्स की ड्राइंग्स की हैं, तो बेटा उन ड्राइंग्स को भी अपन परचेजेस में से माइनस कर देंगे, हटा देंगे। माल चला गया ना, हटा दो। इसके अलावा सवाल आपको बोलेगा हमारा माल चोरी हो गया, तो बेटा अगर आपका माल चोरी हो गया तो उसे भी परचेज में से माइनस कर दो और उसे नीचे पी एंड एल में दिखाते हैं। तो अगर कोई हमारा माल चोरी हो गया तो हम उसे परचेजेस में से माइनस करते हैं और नीचे पी एंड एल में शो करते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको कभी कभार यह भी बोलेगा कि हमने कुछ माल फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, तो बेटा फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया तो उसे भी परचेजेस में से हटा दो और नीचे पी एंड एल में डाल दो। पर पी एंड एल तो मुझे बनाना नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही चल रहा है, तो मैं यहां पे उसे भी लेस कर दूंगा। कभी कभार सवाल आपको बोलता है कि हमने गुड्स को एडवर्टाइजमेंट के काम में ले लिया, तो बेटा गुड्स को अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के काम में लिया है तो वो भी अपन परचेजेस में से लेस कर देंगे और नीचे पी एंड एल में शो करेंगे, तो वो भी माइनस कर देंगे। और बेटा ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा वो माल जो हमने बेचने के लिए रखा है, ठीक है। अब देखो मैंने माल परचेज किया, उसमें से लौटा दिया, आपने पर्सनल काम में ले लिया, एडवर्टाइजमेंट के काम में ले लिया, फ्री सैंपल के रूप में काम में ले लिया, चोरी हो गया, मैंने वो सब हटा दिया और आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया वो माल जो अब मेरे पास में बेचने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने परचेसेस लिख दी। पर यहां पर भी प्रॉब्लम है। आप लोग जानते हो परचेजेस किस पर आती है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि परचेजेस किस पर आती है, कॉस्ट पर। परचेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में किस पर आती है, कॉस्ट पर। अब ध्यान से समझो, अगर परचेजेस आपकी कॉस्ट पर है तो जो भी माल आप हटा रहे हो वो सब भी कॉस्ट पर ही हटाया जाएगा। बेटा ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट में से माल की कॉस्ट को ही हटाना है। जो हम लोग परचेजेस लिख रहे हैं वो हमारी कॉस्ट पर है, और परचेजेस अगर कॉस्ट पर है तो परचेज रिटर्न हो, ड्राइंग्स हो, चोरी हो, फ्री सैंपल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मतलब जो भी माल आपको यहां से हटाना है वो आपको कॉस्ट पे ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो परचेजेस आपने लिखी है वो कॉस्ट पे ही लिखी है। अब इस बात को सुनना ध्यान से, जो बात मैं बोल रहा हूं इसे दोबारा ध्यान से सुनना। क्या सुनो, अब सवाल कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या करेगा, जो माल चोरी हुआ है आपको उसकी कॉस्ट नहीं बताएगा, आपको उसकी सेल वैल्यू बता देगा। फ्री सैंपल में जो माल गया उसकी सेल वैल्यू बता देगा, एडवर्टाइजमेंट में जो माल गया उसकी सेल वैल्यू बता देगा, जो गुड्स की ड्राइंग की है उसकी सेल वैल्यू बता देगा। आपको यह याद रखना है कि आपको इन सबको सेल वैल्यू पर नहीं लेस करना, आपको इन सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद में वो कॉस्ट यहां पर माइनस करनी है। बेटा सोच के बताओ, अगर परचेजेस कॉस्ट पर है तो इसमें से जो जो माल आपने निकाल लिया वो भी तो कॉस्ट पर ही हटेगा ना। कॉस्ट में से कॉस्ट को ही तो हटा सकते हो, कॉस्ट में से सेल वैल्यू को थोड़ी हटाना है, ठीक है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको थेफ्ट, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, गुड्स की ड्राइंग अगर ये सेल वैल्यू पर दे रखी हो तो आपको पहले इनकी कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट निकालने के बाद में आपको यहां पर लेस करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपको सवाल के अंदर
ट्रेडिंग अकाउंट की और भी चीजें दी जाएंगी, जैसे सवाल में आपको वेजेस भी गिवन होगी, लिख देना। सवाल में आपको कैरेज इनवर्ड भी गिवन होगा, तो अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड गिवन है तो वो भी ले लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आ जाएगी हमारी सेल्स। इसके बाद में बेटा हमारी आ जाएगी सेल्स। और ये लो बेटा, यहां पर जो भी हमारी सेल है वो सेल यहां पर हम लोग लिख देंगे। अगर हमें कोई भी सेल्स रिटर्न अगर दे रखी है तो वो सेल्स रिटर्न हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में हमारी बाकी की बची हुई सेल जो है वो आ जाएगी। अब मेरी बात को सुनना, जो बात समझा रहा हूं इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी रीसेंट ईयर्स में इंस्टीट्यूट ने जो भी सवाल पूछे हैं उन रीसेंट क्वेश्चंस में ये वाली कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब जरा सुनो, क्या सवाल में आपको दो तरह की जानकारी दी जाएगी। एक आपको बताएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बारे में, एक आपको बताएगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के बारे में। अब सवाल आपको बोलेगा कि सर हमारी सेल 20 लाख रुपए की है। देखो कैसे बोलेगा सवाल, सवाल आपको बोलेगा सर हमारी सेल 20 लाख रुपीस की है, इसमें से 5 लाख की जो सेल है वो अप्रूवल पर है, मतलब हमने माल कस्टमर के पास भेजा है अप्रूवल पर। हमने बोला यार तुझे पसंद आए तो रख लेना वरना वापस लौटा देना। तो 20 लाख रुपीस की हमारी सेल है, इसमें 5 लाख रुपीस का माल अप्रूवल पे गया हुआ है। अब सवाल आपको कहेगा 2/5 माल की अप्रूवल, 2/5 माल की अप्रूवल आ गई, लेकिन 3/5 की अप्रूवल नहीं आई। 2/5 का मतलब क्या, 2 लाख के माल की अप्रूवल आ गई, 3/5 की अप्रूवल नहीं आई, इसका मतलब 3 लाख की अप्रूवल नहीं आई। 2 लाख की अप्रूवल आ गई, 3 लाख की अप्रूवल नहीं आई। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, 2 लाख की अप्रूवल आ गई, 3 लाख की अप्रूवल नहीं आई। 2 लाख की अप्रूवल आ गई, इसे आप सेल मान सकते हो, अप्रूवल आ गई भाई, सेल हो गया। लेकिन 3 लाख की अप्रूवल नहीं आई, आप इसे सेल नहीं मान सकते। 3 लाख रुपए का माल, इसकी अप्रूवल नहीं आई है, और जिस माल की अप्रूवल नहीं आई आप उसे सेल नहीं मान सकते। तो याद रखना, जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी सेल 17 लाख आएगी, ना कि 20 लाख। आपकी जो सेल है वो 17 लाख आएगी, 20 लाख नहीं आएगी, क्योंकि 3 लाख रुपए वाला माल आपने अप्रूवल पर भेजा है और अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। इसका मतलब ये सेल नहीं है, और सेल नहीं है तो आप इसे सेल में से हटा देना। आप सेल लिखोगे सिर्फ 17 लाख रुपीस की, ठीक है, आप सेल लिखोगे सिर्फ 17 लाख रुपीस की। अच्छा सर, क्या आप यहां पर भी बताना चाहते हो? यहां पर भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। लो, तो मैं यहां पे कर दूंगा माइनस सेल ऑन अप्रूवल नॉट अप्रूव्ड, मतलब सेल ऑन अप्रूवल जिसका अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला वो हटा दो। मतलब अप्रूवल पर हमने माल भेजा है लेकिन अप्रूवल नहीं मिला, वो हटा दो, क्योंकि ये माल अभी बिका नहीं है, इसे हटा दो यहां से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हो सकती है। अब एक और चीज क्या, मान लो सवाल आपको ऐसा कह दे सेल हमारी 20 लाख की है और इसमें हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 6 लाख का। क्या बोल रहा है,
सवाल आपको बताएगा कि हमारी सेल 20 लाख रुपीस की है और इस 20 लाख रुपीस की सेल में 6 लाख रुपीस का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। मैंने बोला ठीक है सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। सवाल कहता है इसमें से 4 लाख रुपीस का माल तो सोल्ड है, लेकिन जो 2 लाख रुपीस का माल है वो हमारा अनसोल्ड है। अब क्या कह रहा है सवाल, हमारी सेल 20 लाख रुपीस की है, इसके अंदर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट शामिल है 6 लाख का। 6 लाख में से 4 लाख का माल बिक गया। भाई जो माल एजेंट ने बेच दिया वो तो सेल हो ही गया, इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन भाई 2 लाख रुपीस का जो माल है, ये 2 लाख रुपीस का जो माल है ये अभी बिका नहीं है। और बेटा ये 2 लाख रुपीस का माल अभी बिका नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये बिका नहीं है, इसका मतलब इसे सेल में नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो हमारा 20 लाख रुपीस की सेल है, इसके अंदर 6 लाख रुपीस का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, लेकिन 6 लाख में से 4 लाख रुपीस का जो माल है वो अभी बिक चुका, बिक गया, वो तो सेल है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लाख रुपीस का माल अभी भी एजेंट के पास पड़ा है, वो बिका नहीं है, वो बिका नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है 2 लाख रुपए का माल अगर अभी तक बिका नहीं है तो उसे हमारी सेल के अंदर नहीं होना चाहिए। और बेटा अगर वो आपकी सेल के अंदर नहीं होना चाहिए तो एक काम करो, उसे भी हटा दो, माइनस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बट अनसोल्ड। मतलब ये हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, लेकिन ये अभी तक बिका नहीं है, ये अभी तक बिका नहीं है। और अभी तक बिका नहीं है तो ये हमारी सेल में नहीं आना चाहिए। और अगर ये हमारी सेल में नहीं आना चाहिए तो आप इसे भी माइनस कर दो, तो आपके पास बची हुई सेल आ जाएगी कि वाकई आपने कौन सा माल बेचा है। लेकिन अब जो बात समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना प्लीज। परचेजेस कॉस्ट पर थी, तो आपने परचेजेस में से जो कुछ भी हटाया वो कॉस्ट पर हटाया है। लेकिन याद रखना सेल्स जो है वो सेल वैल्यू पर है। ये जो सेल है ये सेल वैल्यू पर है, तो ध्यान रखना सेल वैल्यू में से आप जो कुछ भी माइनस कर रहे हो, जो कुछ भी हटा रहे हो, वो सब आपको सेल वैल्यू पर हटाना है। बेटा रटने वाली बात नहीं है, दिमाग लगाओ ना। अगर परचेजेस कॉस्ट पर लिखी है तो परचेज में से जो भी हटेगा वो कॉस्ट पर ही हटेगा। सेल्स आपने लिखी है सेल वैल्यू पर, सेलिंग प्राइस पर, तो सेल्स अगर आपने सेल वैल्यू पर लिखी है तो इसमें से जो भी हटाओगे वो सेल वैल्यू पर हटाना है। जो भी हटाओगे वो सारा सेल वैल्यू पर हटाना है। आ रही बात समझ में? परचेजेस कॉस्ट पर है, सारी चीजें कॉस्ट पर हटेंगी। सेल्स सेल वैल्यू पर है तो उसमें से सारी चीजें सेल वैल्यू पर हटेंगी। ठीक है। लेकिन अब आता है और इंपॉर्टेंट पार्ट। जरा सोचो, आपने अप्रूवल पर माल भेजा पर अप्रूवल नहीं आई, मतलब ये माल बिका नहीं है। बिका नहीं है इसका मतलब ये माल आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सेल नहीं हुआ, आपने सेल नहीं माना, तो ये माल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है और वो भी हमेशा कॉस्ट पर। तो याद रखो, अब आपको यहां पे लिखना है बाय गुड्स ऑन अप्रूवल। अब ध्यान से समझो, यहां पर जो आप गुड्स ऑन अप्रूवल लिख रहे हो वो आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये बिका नहीं है, और ये बिका नहीं है तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। और ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। पर फर्क समझो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर आता है
और ऑब्वियस ही बात है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर आता है, तो ये कॉस्ट पर ही लिखा जाएगा। आपने कंसाइनी को माल भेजा, आपने कंसाइनमेंट पर माल भेजा और आपने कंसाइनमेंट पर माल भेजा है, आपने कंसाइनमेंट पर माल भेजा है, लेकिन वो बिका नहीं है। इसका मतलब वो माल आपके एजेंट के पास पड़ा है, और वो माल आपके एजेंट के पास पड़ा है बेटा, वो क्या है, वो भी आपका ही स्टॉक है। और बेटा वो भी आपका स्टॉक है, तो बेटा वो भी आपके क्लोजिंग स्टॉक में लिखा जाएगा। लिख दो भाई, वो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है। बाय क्लोजिंग गुड्स विद कंसाइनर, सॉरी विद कंसाइनी, बाय क्लोजिंग गुड्स विद कंसाइनी। बेटा हमारा माल एजेंट के पास, और इजी शब्द लिख देता हूं, एजेंट, तो हमारा जो माल एजेंट के पास पड़ा है अनसोल्ड, वो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी हम लोग लिखेंगे। और क्योंकि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ये किस पर आएगा, कॉस्ट पर। ये भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी किस पर आएगा, कॉस्ट पर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, जो माल बिका नहीं है वो मैंने सेल में से हटा दिया, और क्योंकि ये बिका नहीं है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए मैंने इसे क्लोजिंग स्टॉक में भी लिख दिया। यहां पे चाहो तो लिख लो बाय क्लोजिंग गुड्स ऑन अप्रूवल। ठीक है, मतलब ये वो माल है जो वर्ष के अंत में अप्रूवल पर पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो मेरा स्टॉक कस्टमर के पास अप्रूवल पर पड़ा है, वो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, और जो मेरे एजेंट के पास पड़ा है वो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने दोनों लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर आता है, इसलिए देख लो दोनों हमेशा किस पर आएंगे, कॉस्ट पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, अब यहां पर हम निकाल देंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी सेल्स हैं उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेट से। जो भी हमारी सेल है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जीपी रेट से, और ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दी, वेजेस लिख दिया, कैरेज इनवर्ड लिख दिया, सेल लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। अब सारी चीजें आ चुकी हैं, बस क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन मैंने अभी तक नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन, और ये लीजिए बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे गोडाउन में रखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो बेटा मैंने एक सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे मैंने सारी चीजें लिख दी, और बैलेंसिंग फिगर से मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। तो मुझे पता चल गया कि जिस दिन मेरे गोडाउन के अंदर आग लगी, उस दिन मेरे गोडाउन के अंदर कितने रुपए का माल रखा हुआ था, वो मुझे पता लग गया। काम खत्म। अब मेरे साथ में दोबारा से ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद करने, जितनी जितनी कॉम्प्लिकेशन वाली बातें मैंने बताई है ये दोबारा सुनेंगे, और मैं इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे नोट्स में लिखवाऊंगा। ठीक है, जो जो बातें अभी मैंने ऊपर समझाई हैं उन बातों को अभी मैं आपको नोट्स में लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे सारी बातें दोबारा दोबारा डिस्कस करूंगा, दोबारा दोबारा समझाऊंगा और नोट्स में लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, यहां पे हेडिंग डाल दो नोट्स। नोट नंबर 1, शुरुआत से शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में आपके सामने समस्याएं होंगी। आपको सवाल कभी बोलेगा ओपनिंग स्टॉक 27,000 का है और ये हमने आपको कॉस्ट के 90% पे दिया है, या कभी सवाल बोलेगा ओपनिंग स्टॉक 33,000 का है
और ये कॉस्ट का 110% है, तो आप लोगों को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कॉस्ट निकालकर आपको वो कॉस्ट ही अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी होगी। ठीक है, लिखो नोट नंबर 1। ओपनिंग स्टॉक will always be taken, opening stock will always be taken at cost price, will always be taken at cost price no matter whatever information is given। मतलब आपको सवाल कोई भी जानकारी दे दे, आपको ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर लेना है, आपको ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर लेना है। जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 3 तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन क्या? सबसे पहला आपको कहेगा ओपनिंग स्टॉक 27,900 का है, आपका ओपनिंग स्टॉक 27,900 का है, ऐसा आपको देगा और आगे लिख देगा वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट, और आगे आपको ये लिख के दे देगा कि ये कॉस्ट के 90% पर आपको दिया जा रहा है। घबराना मत, अपने दिमाग को बोलना कि मुझे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे? मैं कहूंगा कि अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीस की है तो इन्होंने वैल्यू किया है 90 पर। अगर मेरी कॉस्ट 100 रुपीस की है तो इन्होंने वैल्यू किया है 90 पर। इसका मतलब अगर वैल्यू 90 है तो कॉस्ट 100 है। तो बताओ, अगर इन्होंने वैल्यू दे रखी है 27900, अगर वैल्यू 27900 है तो बताओ कॉस्ट कितनी? 31,000। तो याद रखना, जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मैं 31,000 की कॉस्ट को मेंशन करूंगा। मैं ओपनिंग स्टॉक जो लिखूंगा वो 31,000 पे लिखूंगा। ठीक है? अच्छा, दूसरा जानकारी ऐसे भी दे सकता है, ओपनिंग स्टॉक 44,000 आगे ब्रैकेट में लिख के दे देगा वैल्यूड एट 110% ऑफ कॉस्ट। अब आपको सवाल में ओपनिंग स्टॉक दे दिया 44,000 और आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि ये हमारी कॉस्ट का 110% है, तो आपको अपने आप को बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपको बोलना है शांत दिमाग करके कि भैया मेरे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है कॉस्ट, तो मुझे चाहिए कॉस्ट। तो आप कैसे निकालोगे? अब आप कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप बोलोगे अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो उन्होंने 110 पर वैल्यू कर रखा है स्टॉक को। अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो उन्होंने स्टॉक को वैल्यू कर रखा है 110 पर। मतलब अगर वैल्यू 110 है तो कॉस्ट है 100। अगर वैल्यू 44,000 है तो कॉस्ट क्या है? 40,000। और ध्यान रखना, मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अपना स्टॉक 40,000 पे ही शो करूंगा। जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो मैं 40,000 पे ही शो करूंगा। ठीक है? जो मेरी कॉस्ट है उसी पर शो करूंगा। ठीक है? सिंपल एज दैट। अच्छा, तीसरी तरह की जो जानकारी है ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल रहती है। सवाल आपको बोलेगा कि हमारा ओपनिंग स्टॉक
1,00,000 का है। ठीक है, अब सवाल इसके साथ में एक जानकारी आपको अलग से देगा। लास्ट ईयर while valuing closing stock there was an item in inventory, मतलब पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते टाइम हमारी इन्वेंट्री में एक आइटम था which was स्लो मूविंग का मतलब होता है धीमे धीमे काम में आता है, जैसे नमक होता है ना, थोड़ा थोड़ा काम में आता है, उसे बोलते हैं स्लो मूविंग। स्लो मूव करता है, धीमे धीमे खत्म होता है, स्लो मूविंग। कॉस्टिंग ₹20,000 फुल स्टॉप। 5,000 was written off from the cost in respect of this item। अब सुनो, सवाल आपको बोल रहा है कि हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 रुपए का है। सीधे शब्दों में बोले तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,00,000। ठीक, अब सवाल ये कह रहा है कि पिछले साल जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमने देखा यार ये वाला आइटम जो है ना ये स्लो मूविंग है, ये वाला जो आइटम है ये स्लो मूविंग है। तो हमने डिसाइड किया ये 20,000 की कॉस्ट का है, इसमें से 5,000 हम राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये स्लो मूविंग है। अब एक बात मुझे बताओ, ये बताओ ये जो तुमको 1,00,000 का स्टॉक यहां पे नजर आ रहा है, इसके अंदर ये 20,000 वाला स्टॉक भी शामिल है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला माल भी इस 1,00,000 के अंदर शामिल है। लेकिन सवाल आपको ये बता रहा है कि ये जो हमने स्टॉक वैल्यू किया था पिछले साल, स्टॉक वैल्यू करते टाइम हमने 5,000 कम वैल्यू पकड़ी है इसकी, मतलब हमने 5,000 राइट ऑफ कर दिया है, मतलब हमने 5,000 की वैल्यू इसकी कम पकड़ रखी है, मतलब कॉस्ट से 5,000 नीचे पकड़ रखी है वैल्यू। अब आप मुझे बताओ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक -5,000 1,00,000 है? जरा सोचो, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हमने 5,000 रुपए राइट ऑफ किए हैं, इसका मतलब हमने कॉस्ट से 5,000 कम वैल्यू पकड़ रखी है। और बेटा अगर हमने कॉस्ट से 5,000 वैल्यू कम पकड़ रखी है तो वापस कॉस्ट पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा? 5,000 ऐड करना होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? सवाल कह रहा है हमारा ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 की वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 है, इसका मतलब पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 थी। अब दिमाग लगाना, अब सवाल कहता है पिछले साल जब हम स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो हमने 20,000 का एक आइटम था, उसे 5,000 हमने कम पर वैल्यू किया है, मतलब उसकी वैल्यू हमने 15,000 पकड़ रखी है। इसका मतलब ये जो मेरा स्टॉक है 1,00,000, इसमें एक ऐसा आइटम शामिल है जिसकी वैल्यू मैंने कॉस्ट से 5,000 कम पर ले रखी है। इसका मतलब ये जो 1,00,000 है ये कॉस्ट से 5,000 कम है, क्योंकि इसमें एक आइटम है जिसे मैंने कॉस्ट से 5,000 कम में पकड़ रखा है। इसका मतलब ये जो 1,00,000 का स्टॉक है ये कॉस्ट से 5,000 कम है। और बेटा अगर ये कॉस्ट से 5,000 कम है तो वापस कॉस्ट पर आने के लिए आपको 5,000 ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? अब की बार आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 100/110, 100/90 ये नहीं करना, आपको सिंपल चलना है। मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 है और ये जो मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है ये मैंने 5,000 कम ले रखी है कॉस्ट से, मैंने कॉस्ट से 5,000 कम ले रखी है, तो 5,000 वापस ऐड कर दूं। तो ऐसा करने पर
आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 1,05,000। और बेटा ये जो 1,05,000 की कॉस्ट है यही आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। याद रखना ये 1,05,000 ही आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो बेटा याद रखना अगर आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर नहीं दे रखा, कॉस्ट के 90% पे दे रखा है, कॉस्ट के 110% पे दे रखा है, या फिर आपको बता रखा है कि हमने स्टॉक का कोई आइटम कम पर, हमने स्टॉक के किसी आइटम की वैल्यू कम पकड़ रखी है, जैसी भी जानकारी दे रखी हो उसके मुताबिक आपको कॉस्ट वापस कैलकुलेट करनी होगी। और याद रखना ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हो इसमें आपको कॉस्ट ही लेनी है, कॉस्ट ही लेनी है। ठीक है, डन डन डन, सिंपल एज दैट। दूसरी प्रॉब्लम, परचेसेस कॉस्ट पर है, तो परचेसेस में से जो भी आइटम आप लेस करोगे वो कॉस्ट पर करोगे। अब सवाल बदमाशी क्या करेगा, ड्राइंग्स की सेल वैल्यू दे देगा, थेफ्ट की सेल वैल्यू दे देगा, जो गुड्स फ्री सैंपल में बांटा उसकी सेल वैल्यू दे देगा, या फिर सवाल आपको एडवर्टाइजमेंट वाले माल की सेल वैल्यू दे देगा। घबराना मत, उनकी कॉस्ट निकालना और कॉस्ट कैलकुलेट करके आपको यहां पर कॉस्ट ही माइनस करनी है। ठीक है, आपको कॉस्ट ही माइनस करनी है। ठीक है, लिखें नोट नंबर 2, if goods lost by theft, if goods lost by theft, comma, goods distributed as free sample, goods distributed as free sample, comma, goods used for advertising, goods used for advertising, comma, goods withdrawn by proprietor, goods withdrawn by proprietor or partners, goods withdrawn by proprietors or partners are given at sale value, are given at sale value, given at sale value, then we will calculate their cost, then we will calculate their cost and this cost will be deducted from purchases, and this cost will be deducted from purchases, this cost will be deducted from purchases। तो बेटा ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हम लोग माइनस करेंगे परचेसेस में से। ठीक है, नोट नंबर 3, अब ध्यान से सुनना। कभी कभार सवाल में आपको परचेसेस और वेजेस में आपको कुछ एरर्स बताएगा, जैसे आपको बोलेगा कि हमारी परचेसेस में मशीनरी की परचेसेस इंक्लूडेड है, या फिर आपको बोलेगा हमारी वेजेस में इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की वेजेस शामिल है। तो आप याद रखना ये क्या है, एरर्स। आपको बताया परचेसेस के अंदर मशीनरी की परचेसेस नहीं आती, वो हटा देना। वेजेस के अंदर मशीनों के इंस्टॉलेशन की वेजेस नहीं आती, वो कैपिटलाइज होती है, तो आप उसे भी वेजेस में से लेस कर देना। तो कभी कभार क्वेश्चन में आपको परचेसेस और वेजेस में एरर्स और ओमिशंस बताएगा। आपको बताएगा साहब ये गलती हो रखी है, तो आपको अगर गलती बता रखी है तो आपको उस गलती का करेक्शन करके आपको लेना होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो रखी है तो आपको उस मिस्टेक को करेक्ट करके लेना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे परचेज में मशीनरी की परचेजेस है, हटा दो। वेजेस में मशीन के इंस्टॉलेशन की वेजेस है, हटा दो। सवाल आपको बोलेगा हमने माल परचेज कर लिया पर हम एंट्री करना भूल गए, तो वो भी आपको परचेजेस में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको परचेजेस और वेजेस में अगर कोई भी एरर या ओमिशन अगर आपको दे रखी है, तो आपको पहले उसका रेक्टिफिकेशन करना है और रेक्टिफाइड अमाउंट ही आपको लेना है। ठीक है, लिखो नोट नंबर 3, इफ question has given any error or omission in purchases, comma, wages or sales, then those errors and omissions will be rectified. Omissions and errors will be rectified, and such rectified amount will be taken, in memorandum trading account. Such rectified amount will be taken in memorandum trading account. तो जो हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम लोग रेक्टिफाइड अमाउंट जो है वही हम लोग लेंगे। तो जो हमारा रेक्टिफाइड अमाउंट है हम वही लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, अब बस आज आप लोगों की पहली क्लास है, आज आप लोग का पहला दिन है, इसलिए आज थोड़ा वार्म अप रखते हैं। ठीक है, आज मैं इतनी सी बातें, आज मैंने आपको बहुत लिमिटेड सा पढ़ाया है और मैंने लिमिटेड सी बातें आपको लिखवाई हैं, तो आज की बात को मैं यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि हमारा 2 आवर्स का जो टाइम है वो आज का तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब वैसे मुझे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाने, बहुत सारे नोट्स लिखवाने, लेकिन वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ में करूंगा अगली क्लास में, क्योंकि पहली क्लास है, आज इसे वार्म अप क्लास ही रहने देते हैं। और डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाला हूं। ठीक है, डन। तो बस आज की बात यहीं तक, और आगे की बातें मैं आप लोगों के साथ में करूंगा अपनी कल की क्लास में। लेकिन एक नियम मैं ऑलमोस्ट रोजाना आप लोगों को बोलता रहूंगा कि एक नियम बना के रखो कि जितने नोट्स मैं लिखवा रहा हूं उन नोट्स को क्लास के बाद में एक बार जरूर से रीड करना है, और जो सवाल मैं क्लास में करवाऊं वो सवाल आपको बिना सॉल्यूशन देखे दोबारा से खुद से करने, और होमवर्क वाले सवालों को तो कभी मिस करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि असली परीक्षा तो होमवर्क वाले सवालों से ही होगी। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतनी ही बात, आगे की बात मैं तुम्हारे साथ में करूंगा कल की क्लास में।